चैप्टर नंबर 5 में उत्प्रेरण। उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण एक अभिक्रिया होती है। तो ध्यान दें, उत्प्रेरण, इससे बात करें मेन चीज होती है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? देखो, उत्त से बनता है उत्परिवर्तन और प्रेरक होता है उसको प्रेरणा देने वाला, आगे की ओर उसकी गति को बढ़ाने वाला। तो उत्प्रेरक क्या है पहले वो समझें। सबसे पहले 1825 से पहले ये ज्ञात था कि केवल अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? ताप की। केवल 1825 से पहले हम जानते थे कि ताप को बढ़ा करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। एक नॉर्मल बात करें, जैसे मानो पानी और चीनी ले लें। पानी और चीनी को लगातार घोल रहे हैं। अब घोलने से क्या होगा कि वो पानी और चीनी मानो 10 मिनट में 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घुल गई। यदि उसको हम टेम्परेचर बढ़ा करके घोल रहे होते, गर्म पानी में घोल रहे होते, बहुत जल्दी घुल जाती वो। अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। अभिक्रिया का वेग किससे बढ़ा? ताप बढ़ाने से। अब ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा था 1825 से पहले। 1825 में डॉक्टर जे बर्जेलियस ने बताया कि उन्होंने एक शोध किया और बताया कि कुछ बाहरी पदार्थ भी ऐसे होते हैं जिनको किसी अभिक्रिया में मिला दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग को वो भी बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए उन बाह्य पदार्थों को, और ऐसे पदार्थ होते हैं कि उनका स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका द्रव्यमान, सांद्रता, भार जो भी है वो जैसा है वैसा ही रहता है, केवल परिवर्तित करते हैं, और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक। ठीक है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं उन्हें कहते हैं उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं। जो कोई भी अभिक्रिया है, देखो ये वाला पार्ट जो होता है आगे वाले को अभिकारक कहते हैं। ठीक है। और यहाँ ऊपर जो होगा वो उत्प्रेरक होते हैं, और यहाँ जो होता है वो कौन होता है? उत्पाद होता है किसी भी अभिक्रिया में। जैसे हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया दोनों को करा दें तो जल बनेगा। ठीक है। इस जल को बनने में लगभग 25 से 50 वर्ष लग जाते हैं। 25 से 50 वर्ष लग जाते हैं जल को ऑक्सीजन की क्रिया कराने से। अब यदि यहीं पर थोड़ा सा प्लेटिनम डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? प्लेटिनम की कोई छड़ या टुकड़ा डाल दिया जाए। प्लेटिनम एक धातु होती है, तो यही क्रिया बहुत जल्दी होती है, शीघ्र एक दिन में या कुछ घंटों में खत्म हो जाती है। अब देखो ध्यान दीजिए कि जो क्रिया कई वर्षों में हो रही थी वो कुछ घंटों में समाप्त हो गई। किसके कारण? प्लेटिनम के टुकड़े डालने से। और प्लेटिनम के छड़ डालने से क्या हुआ? अभिक्रिया बहुत जल्दी हो, तो अभिक्रिया वेग बढ़ गया। और जब जल बन जाएगा, जो प्लेटिनम है वो तो उसमें मिलेगा नहीं। भाई जल में कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले कौन था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो प्लेटिनम तो कहीं मिला नहीं, वो जैसे डाला था उसको वैसे ही बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? उत्प्रेरक। इसने केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित किया है, अभिक्रिया के द्रव्यमान पर, अभिकारक के द्रव्यमान पर, भार पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए ध्यान दीजिए, उत्प्रेरण का आगे उत्प्रेरण हमारा हो गया। उत्प्रेरण क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। और उत्प्रेरण का वर्गीकरण यानी इनका विभाजन करें हम, तो वर्गीकरण इसका मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। ठीक है। हमारा पहला आधार होता है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है हमारा। कौन सा? समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है भाई, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होता है? जब विलयन एक बार बन जाते हैं या पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, बाद में अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो हमारे समांगी होते हैं, अलग किया था वो होते हैं विषमांगी। और देखो यहाँ क्या है? समांगी क्या हो गया? जहाँ पर दोनों की अवस्थाएं समान हो। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों की प्रावस्थाएं समान हैं। मतलब यदि अभिकारक हमारा द्रव है तो उत्प्रेरक भी क्या होगा? द्रव होगा। यदि अभिकारक हमारा ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होगा। यदि अभिकारक हमारा गैस है तो उत्प्रेरक भी ठोस गैस होगा।
जब दोनों की प्रावस्थाएं समान होती हैं तो वहां पे समांगी मिश्रण बनते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं उस प्रक्रिया को। देखो जैसे भाई हमने लिया सुक्रोज ले लिया C12H22O11, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें हम जल मिला दें, जल भी क्या है बेटा, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों की जब क्रिया कराते हैं तो उत्प्रेरक होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। बनता क्या है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज और ये होता है। देखो एक क्वेश्चन बनता है बेटा कि क्या हम इसको फ्रक्टोज नहीं कह सकते, भाई दोनों का सूत्र समान है, नहीं, गलत है। पहले ग्लूकोज बनता है, जैसे आपने कभी गुड़ बनते देखा, गुड़ कढ़ाई में गुड़ बनते हुए देखा हो तो ऊपर ऊपर कुछ अलग आ जाता है निकल के, जिससे हम अलग निकाल देते हैं, या फिर पहले हम उसको और ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर नीचे बन जाते। कभी खाइयो शक्कर, खाइए ना शक्कर, वो नीचे रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ होता है, पहले निकल करके आता है और बाद में जो नीचे बचता है वो कौन होता है, वो फ्रक्टोज होता है। तो हमेशा कभी भी गलती ना करें आगे फ्रक्टोज पीछे ग्लूकोज लिखने की, ठीक है। फ्रक्टोज हमारा अधिकतर कहाँ मिलता है, मीठे फलों में मिलता है ज़्यादातर। शहद में कौन होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। इसलिए शहद से बहुत कम चांस होता है, शहद बहुत मीठा होता है, पर शहद से चांस बहुत कम होते हैं डायबिटीज़ के, शुगर नहीं बढ़ता, ठीक है। और शहद हमारा एक तरह से कहते एक तरह से अमृत है। घी और शहद दोनों ही क्या हैं, एक मानव जीवन के लिए या किसी भी प्राणी के लिए एक अमृत होते हैं। शहद ठंडा होता है, मीठा भी होता है, और प्लस एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। शहद की लाइफ जो है बहुत बड़ी होती है, इसको हम 100 साल तक रख के रखेंगे, खराब नहीं होगा। घी भी यही कंडीशन होती है, पर ये ध्यान रखें, जब घी और शहद को दोनों को आपस में मिला देते हैं तो जहर बन जाता है। दोनों को एक साथ खा लिया जाए तो आदमी मर जाएगा। तो अब बात करते ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर अभिकारक भी क्या है, लिक्विड है, द्रवावस्था में है, और उत्प्रेरक भी क्या है, द्रवावस्था में है। जहाँ अभिकारक और अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की अवस्थाएं समान होंगी, उत्पाद ठोस बने, द्रव बने, गैस बने, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल इन दोनों की अवस्थाएं सेम होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी क्या होगा, विषमांगी क्या होता है, जहां पर अभिकारक और उत्प्रेरण दोनों की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण बनने को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, जैसे भाई हमने नाइट्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, इन दोनों को मिला करके अमोनिया बनेगा, ठीक है। संतुलित करो तो यहाँ पे 2 से गुणा कर लो और यहाँ पे 3 से। अब देखो नाइट्रोजन भी गैस है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है, पर यहाँ उत्प्रेरक होता है Fe, लोहा। क्या होता है, लोहा होता है। और लोहा कैसा है, सॉलिड है, ठोस है। अब देखो अभिकारक कैसा है, गैस, और उत्प्रेरक कैसा है, ठोस। दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग। अब प्रावस्थाएं अलग अलग होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण करेंगे, ठीक है। जहां दोनों की प्रावस्थाएं सेम होंगी तो समांगी, और जहां दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग होंगी तो उसे कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक टॉपिक एक और आता है, मोबिलिडिनम। मोबिलिडिनम अभी हम आगे पढ़ेंगे यहीं पर। वो क्या होता है, वो उत्प्रेरक के बाद भी और वेग को बढ़ा देते हैं। हम क्या, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। यहाँ पर दो उत्प्रेरक एक साथ काम कर रहे हों उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो उत्प्रेरक के प्रभाव को और बढ़ा दें तो हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा समांगी और विषमांगी वाला। देखिए बात करें बेटा, पीछे हमने पढ़ा अभी भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। यदि बात करें नंबर 2 कार्य विधि के आधार पर, तो कार्य विधि के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। धनात्मक उत्प्रेरण,
ऋणात्मक उत्प्रेरण और एक होता है स्व उत्प्रेरण। देखिए इसके अतिरिक्त भी एक होता है प्रेरक उत्प्रेरण, ठीक है, पर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें हम धन उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन उत्प्रेरक। किसको कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें कहते हैं धन उत्प्रेरक। जैसे मैंने पीछे ही एग्जाम्पल पढ़ा था, मानो ऐसे भी लिया था N2 + के 3H2 वाला, इसमें हमने लोहा मिला दिया तो क्या बन गया? NH3 अमोनिया बन गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? अभिक्रिया अमोनिया को डायरेक्ट हम हाइड्रोजन नाइट्रो को मिला के रख दें तो ये 4 से 5 दिन में अमोनिया बनता है। कितना बनता है? 4 से 5 दिन में। इसमें हम थोड़ा सा लोहा डाल दें, लोहे के टुकड़े डाल दें तो यही अभिक्रिया 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है। अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। यदि हम बात करें ऋणात्मक में, ऋणात्मक क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाएगा। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। और यह प्रक्रिया कहलाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसे देखो हम H2O2 ले लें, ठीक है, H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम गर्म करेंगे तो यह अभिक्रिया 10 से 15 मिनट में गर्म होकर के जल और ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना देता है? जल और ऑक्सीजन। यदि इसी में थोड़ा सा हम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिला दें H3PO4, ठीक है, तो ये अभिक्रिया कुछ दिनों में कंप्लीट होती है, फिर इतना जल्दी इसका विघटन नहीं होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड संतुलित है नहीं, यहाँ 1.2 लगा लो, ठीक है। देखो अब ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया इतनी जल्दी हमारी पूरी क्यों नहीं होती है। जब इसको मिला देते हैं, देखो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का काम होता है, जो हमारे घर में हार्पिक वगैरह आते हैं ना, इनमें कौन होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड ही मिला होता है। यदि इसमें इसको नहीं मिलाएंगे तो ये 2 घंटा रखो तो डिब्बे को, उसमें पानी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर उड़ के निकल जाएगा, खराब हो गया वो। इसलिए इसमें कौन मिला के रखा जाता है? H3PO4 मिला के रखा जाता है, जिससे खराब ना हो, कुछ समय तक चलता रहे, सालों तक, 6 महीने तक चलता रहता है, तो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को रोक रहा है, ठीक है, उसको रिएक्ट होने से बचा रहा है। और एक आ जाता है हमारा स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण क्या होता है? आदि अभिक्रिया हो गई, आदि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना वह उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा उत्पाद बन गया, उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, और उससे कहते हैं हम स्व उत्प्रेरण। यानी यहाँ पर हमें किसी पदार्थ को बाहर से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो जैसे जैसे अभिक्रिया खत्म होती जाएगी और वहाँ पर नया उत्पाद बनता जाएगा, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता चला जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका भी। जैसे CH3COOC2H5, ठीक है, ये क्या होता है? एथिल एसीटेट, और इसकी क्रिया हम जल से करा दें। किससे करा दें? जल से। तो ये अभिक्रिया यहाँ से क्या होगा? ये C2H5 इसके OH से क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है। और क्या बनेगा? देखो CH3COOH, एक तो एसिटिक अम्ल बन गया, देखो ये वाला, ये मैं देखो H2O को ऐसे लिख रहा हूँ HOH करके, बात एक ही है। देखो ये C2H5 तो इस वाले OH से क्रिया कर लेता है, और ये वाला H यहाँ आ जाता है इसकी जगह पे, तो क्या बन गया? CH3COOH प्लस कौन बचा? C2H5OH, एथिल अल्कोहल। इसमें क्या होता है? जैसे ही ये रिएक्ट करके अल्कोहल बनता है, ये अल्कोहल ही फिर उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है, और बहुत ही जल्दी हमें क्या मिल जाता है? एथेनॉइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल मिल जाता है, बहुत अति शीघ्र। जैसे पहले टाइम किस में लगेगा? टाइम लगेगा एथिल अल्कोहल के बनने में, और जैसे एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल अल्कोहल ही उत्प्रेरक का काम करने लगेगा, और क्या बना देगा? तुरंत एसिटिक अम्ल बना देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्व उत्प्रेरण। यहाँ पे हमें कोई यहाँ पर उत्प्रेरण लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं कार्यविधि के आधार पर। पहला धनात्मक जो वेग को बढ़ाएगा,
ऋणात्मक जो वेग को घटाएगा और स्व उत्प्रेरण होता है जहाँ अभिकारक ही मिल करके अभिक्रिया के उत्पाद बन जाता है। ठीक है, अभिकारक उत्पाद बन करके उत्प्रेरक का काम करने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण कहते हैं।